फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। आज हमारे साथ इस खास शो में जुड़ रही हैं जानी मानी फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। आपके तमाम सवालों के जवाब भी हम देंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज के बाजार का हाल। चलते हैं डिम्पी कालरा के पास। आज मार्केट का दिन पूरी तरह से खराब ही था। अच्छा किसी तरफ से नहीं दिखा। हाँ, सुबह सुबह सिर्फ ओपनिंग ठीक थी, उसके बाद हमने 700 के लेवल पे ओपन किया, लेकिन मार्केट का क्लोजिंग देखिए ये 628, किसी तरह से बस 600 का लेवल बचा। 67 अंकों का नुकसान। सेंसेक्स 215 अंक, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम आई थी निफ्टी बैंक से, जहां पे इंट्राडे तो करीब 700 अंकों से ज्यादा का नुकसान हुआ, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर जो हमको मिला वो 435 पॉइंट का नुकसान था। लेकिन इससे और अगर आप सीधी देखना चाहेंगे मार्केट के, तो एडवांस डिक्लाइन को देखिए, जहां पर आपको भव्य गिरावट का एक नजारा दिखेगा। एडवांस डिक्लाइन ये कहता है कि हर 5 शेयर के मुकाबले 21 शेयर आज नुकसान में थे, और हर 2 शेयर के मुकाबले करीब 14 शेयर आज नुकसान में चल रहे थे एनएसई के अंदर। और आज का टॉप लूजर रहा 16% की गिरावट के साथ पीसी ज्वेलर्स लगातार एक कमजोर हुआ। अब आपको सेक्टोरियल मूव दिखाते हैं आज के गेनर और लूजर्स कौन से। पहले तो क्योंकि आज मार्केट टूटा, तो सबसे पहले लूजर्स आप देखिए, फाइनेंस वाली कंपनी इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस 4.5% नीचे। एचडीएफसी ने आज कमजोरी दी है इंडेक्स को भी, और ये भी टूटा है। भारतीय एयरटेल और अदानी पोर्ट जैसे शेयर्स भी आज करीब 2.5 से 3.25% की गिरावट के साथ आज बंद हुए हैं। लेकिन जो बढ़ने वाले शेयर से डॉक्टर रेड्डीज पे जो खबर आई उसका फायदा मिला। इसके श्री काराकोलम वाले प्लांट को लेकर पॉजिटिव न्यूज थी। इन्फोसिस ने लास्ट में अच्छा पुल बैक दिखाया, मार्केट को 600 के लेवल को बचाने में बहुत कामयाब रहा। एमएनएम के अंदर भी खरीदारी थी, और हिंडाल्को मेटल को आज लीडरशिप दे रहा था, इसने भी तेज दिखाई। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप की स्थिति ज्यादा नाजुक है। आप परसेंटेज में देखेंगे यहाँ पे नुकसान सबसे ज्यादा पीसी ज्वेलर्स का 16% था, पराज इंडस्ट्रीज, इंडिया सीमेंट, डेल्टा कॉप, किसी के अंदर भी आपको 5% से कम का नुकसान नहीं दिखेगा। यह सिचुएशन ज्यादा दिक्कत वाली है। आज भी स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर ज्यादा नुकसान था। रियल एस्टेट की शेयर की हालत आज नाजुक थी। सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स ये साबित हुआ एचडीएल, इसके अंदर टूटा। डीएलएफ, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, प्रेस्टीज एस्टेट शेयर करीब 3 से 5% टूटने में कामयाब हुए। आज पावर शेयरों के अंदर बिकवाली का दौर था। आज क्लियर कट अदानी पावर, टाटा पावर, भेल, केईस इंटरनेशनल, सभी के अंदर, चाहे पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है, चाहे वो पावर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डील करती है, सभी के अंदर नुकसान देखने को मिला। फाइनेंस वाली कंपनीज का दिन भी अच्छा नहीं था। सुबह सुबह ऐसा लग रहा था कि शायद ये सेगमेंट संभाल लेगा, लेकिन सभी सेगमेंट में, चाहे वो छोटी कंपनी हो, माइक्रो फाइनेंस करने वाली मैग्मा फिनकॉर्प, या फिर कैपिटल फर्स्ट हो, हाउसिंग फाइनेंस करने वाली इंडिया बुल्स, या फिर गोल्ड फाइनेंसिंग वाली मुथूट फाइनेंस, सभी तरह के फाइनेंस करने वाली कंपनियां आज कमजोर हुई हैं। मार्केट के अंदर इन्होंने प्रेशर बनाया। सरकारी निजी बैंक दोनों खेमे आज कमजोर थे। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंकों में आज सबसे ज्यादा टूटे हैं। एचडीएफसी और फेडरल बैंक निजी बैंकों में आज सबसे ज्यादा गिरावट के साथ दर्ज होने में इन्होंने भी दर्ज की। लेकिन आज आईटी कंपनीज में हल्की खरीदारी थी। थोड़ा बहुत इन्फोसिस ने आज मार्केट के अंदर पुल बैक दिखाया। टीसीएस करीब आधे % के आसपास बढ़ोतरी ले गया। हेक्सा और फर्स्ट जैसे शेयर्स ने भी आज किसी तरह से हरे निशान में ही क्लोजिंग दी है। इस तरह के मार्केट के अंदर जब बाजार तेज से टूटे तो आज के हीरो आपके सामने दिख जाते हैं, वो हीरो आपके सामने रखते हैं। आज आईटी कंपनीज के अंदर हमको एक अच्छा खासा मूव बना, यही आज का हीरो साबित हुआ। तो डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब अपने सवाल जवाब का दौर जो है वो शुरू करते हैं। संदीप ने ईमेल से एक सवाल भेजा हुआ है। पूजा जी, सबसे पहले वही सवाल लेना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि उनकी 10,000 रुपए की जो है वो मासिक एसआईपी है, और फिलहाल उन्होंने 5 फंड्स में निवेश भी किया हुआ है। उनका लक्ष्य जो है वो 15 साल में 50 लाख रुपए का है जो उन्हें चाहिए, और उसके अलावा वो ये चाहते हैं कि वो उनको फंड्स के बारे में जो है हम राय दें, और साथ साथ वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या जो फंड्स उन्होंने चुने हुए हैं वो सही हैं या नहीं है। आपको एक बार मैं ये भी बता देती हूँ कि संदीप ने फंड्स का क्या क्या सिलेक्शन किया हुआ है। आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड जो है उन्होंने चुना हुआ है। उसके अलावा उनके पोर्टफोलियो में आदित्य बिरला सन लाइफ टॉप 100 भी शामिल है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में भी वो निवेश करते हैं, और आईसीआईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप इक्विटी, और साथ ही रिलायंस स्मॉल कैप फंड में भी उन्होंने निवेश किया हुआ है। तो पूजा जी, क्या राय देना चाहेंगी? जी देखिए, पहले तो संदीप को ये राय देना चाहूंगी कि जो उन्होंने गोल सेट किया है कि वो 50 लाख की राशि चाहते हैं 15 साल में, तो काफी रियलिस्टिक गोल है। 15 साल के समय में जो 50 लाख की राशि चाहते हैं, उसके लिए अभी से अगर हम अमाउंट कैलकुलेट करें तो इन्हें मिनिमम 10,000 की ही एसआईपी शुरू करनी होगी, और ऑलरेडी मैं समझती हूँ उन्होंने 10,000 की एसआईपी शुरू कर रखी है। 2,000 की 5 फंड्स में इन्होंने एसआईपी शुरू कर रही है। जैसे आपने मेंशन किया, जो स्कीम्स उन्होंने ले रखी हैं, मैं कहूंगी थोड़ा बहुत चेंज करना जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा जब स्कीम्स की बात करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो जब हम डाइवर्सिफिकेशन की
बात करते हैं तो कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और दूसरा एएमसी डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। जैसे बिरला की ही इन्होंने 2 स्कीम्स ले रखी हूं तो मैं इन्हें सजेस्ट करूंगी कि वो कोई भी एक स्कीम में कंटिन्यू करें। जैसे आईसीआईसीआई की एक फोकस्ड ब्लू चिप है तो वो भी एक लार्ज कैप है और बिरला का जो टॉप 100 फंड है वो भी एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है जिसका नाम अभी आदित्य बिरला सन लाइफ फोकस्ड इक्विटी फंड है। तो इन दोनों में से वो कोई भी एक में कंटिन्यू कर सकते हैं। जो दूसरा है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी और आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू, ये दोनों भी मिड कैप कैटेगरीज के फंड है तो इनमें से भी कोई भी एक में वो कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी एचडीएफसी मिड कैप में वो कंटिन्यू करें। रिलायंस स्मॉल कैप में वो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, अच्छा फंड है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्हें ये फंड में रहना बहुत जरूरी है, होल्ड करना बहुत जरूरी है क्योंकि स्मॉल कैप फंड है, थोड़ा बहुत रिस्क आ जाता है इधर। मिड कैप आ गया इनका, एक लार्ज कैप आ गया। मैं सजेस्ट करूंगी एक स्कीम, क्योंकि इन्होंने 2-3 डबल स्कीम्स ले रखी हैं कैटेगरीज की, तो एक कोई भी स्कीम वो मल्टी कैप में ले लें तो क्या उनका पोर्टफोलियो पूरा हो जाएगा। तो या तो वो कोटक स्टैंडअप मल्टी कैप में ले सकते हैं या तो फिर एक्सिस मल्टी कैप फंड भी एक बढ़िया फंड है। तो इन दोनों में से कोई भी एक फंड में वो शुरुआत कर सकते हैं। बाकी अगर अमाउंट देखा जाए तो अमाउंट बिल्कुल परफेक्ट है, आपको सिर्फ रिव्यू करते रहना है और आपके गोल तक आसानी से आप पहुंच जाएंगे। तो संदीप जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी जितनी भी तमाम शंकाएं थी उनका समाधान मिल गया है। बस अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू जो है वो समय समय पर जरूर करते रहें। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, चंद्रमोहन जुड़े हैं। चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए आप कहां से बोल रहे हैं? चंद्रमोहन जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो शायद चंद्रमोहन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अगले कॉलर हमारे साथ एक और जुड़ गए हैं, हैदराबाद से विवेक चैटर्जी। विवेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पूछिए अपना सवाल। हाय मैम, मेरा नाम विवेक चैटर्जी है और मैं 27 इयर्स का हूँ और मैंने हाल ही में आपका शो देख के म्यूचुअल फंड के ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट लिया हुआ है। तो मैंने हाल ही में 2 फंड्स चूज किए हैं, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है 1000 रुपीज ईच का। एक है आदित्य बिरला का टैक्स रिलीफ फंड और दूसरा है एसबीआई का ब्लू चिप फंड जी। तो मेरा जो गोल है वो एक जो है टैक्स सेविंग पर्पस के लिए है और दूसरा जो है मैं रिटायरमेंट के लिए सोच रहा हूँ, लाइक 25 to 30 ईयर्स के लिए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे ये जानना है कि मुझे जो कॉर्पस इकट्ठा करना है लाइक 25-30 ईयर्स के बाद वो रहेगा मिनिमम 1 CR। तो इसके लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और क्या फंड्स अच्छे होंगे, थोड़ा आप मुझे बता देंगे तो इट वुड बी हेल्पफुल मैम। तो पूछा क्या सलाह देना चाहेंगे आप विवेक को? ये अपने काफी आगे रिटायरमेंट वगैरह के लिए भी प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या सलाह देंगी? जी देखिए विवेक, आपने ये एज से जो शुरुआत की है 27 साल से, वो एक बहुत अच्छी बात है। आपने गोल्स भी सेट कर रखे हैं, जैसे रिटायरमेंट एक गोल सेट किया, आपने घर खरीदना ये गोल सेट किया, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा बहुत आपको उसको स्पेसिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। जैसे हम हमेशा गोल्स की बात करते हैं, गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। तो जैसे आपने मेंशन किया कि आप दोनों ही गोल्स के लिए आपको 1 से 3 करोड़ की राशि चाहते हैं आप 20 से 25 साल में, तो वो चीज में मैं आपको कहूंगी कि आप इसके ऊपर थोड़ा गौर फरमाइए, क्लैरिफिकेशन लाइए और फिर इसकी प्लानिंग होती है। क्योंकि हम जब गोल्स की बात करते हैं हम इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखते। अभी आज की डेट पे अगर हम देखें तो 1 करोड़ की राशि एक बड़ी राशि है, एक बड़ा अमाउंट है रिटायरमेंट के तौर पे देखा जाए तो। लेकिन 25-30 साल के बाद की जब हम बात करते हैं तो यही 1 करोड़ की वैल्यू कम हो जाएगी, अराउंड 30-40 लाख के आसपास हो जाएगी। तो हम इन्फ्लेशन को मिस आउट करते हैं, बस वही चीज आप ध्यान में रखें। बाकी अगर अब के हिसाब से जो क्वेश्चन है उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो अगर 1 करोड़ की राशि चाहते हैं आप 20 साल बाद तो आपको मिनिमम 10,000 की SIP लगेगी अब से। और अगर 3 करोड़ की राशि चाहते हैं तो वो 3 गुना बढ़ जाएगी, 30,000 की SIP लगेगी अभी से आपको। क्योंकि आपने ऑलरेडी 4,000 की SIP शुरू कर ली है तो आपको SIP अमाउंट बढ़ाते रहना जरूरी है, हर साल आप SIP अमाउंट बढ़ाइए। तो स्कीम्स की बात करिए, एक SBI ब्लू चिप लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, अच्छा फंड है, लेकिन आपका समय भी काफी लंबा है, 20 से 25 साल का जो समय है उसके लिए आप इजीली कोई मल्टी कैप या मिड कैप कैटेगरी का फंड भी शामिल कर सकते हैं। जैसे
आप HDFC मिड कैप शामिल करें या L&T मिड कैप फंड शामिल करें या कोई मल्टी कैप फंड शामिल कर सकते हैं, जैसे कोटक मल्टी कैप या एक्सिस मल्टी कैप। जो टैक्स फंड की आप बात करें, ELSS आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ, जिसमें आपने SIP शुरू कर रखी है, वो भी एक अच्छा फंड है टैक्स रिडक्शन के लिए। आपको आपका जो टैक्स का SIP है वो आपको जितना डिडक्शन लेना है उस हिसाब से आपको उसकी राशि डिसाइड करनी है। बाकी रिव्यू करते रहिए, आप सही ट्रैक पे हैं। तो उम्मीद करते हैं विवेक जी आपको तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। रिव्यू करते रहिए और अपने लक्ष्यों को तय करते हुए इन्फ्लेशन का जरूर ध्यान रखिएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, चंद्रमोहन जी वापस जुड़ गए हमारे साथ। चंद्रमोहन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते मैडम जी। जी अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम जी, मैं उत्तराखंड देहरादून से बोल रहा हूँ। जी जी अपना सवाल पूछिए। मैडम जी मेरे जो फंड है वो HDFC में चलता है। HDFC बैलेंस फंड है 1000 का, कोटक ऑपरेटिव 3000 उसमें सिर्फ चलती है मैडम। और 7 ईयर आफ्टर मेरे को 8 लाख रुपया, 11 ईयर आफ्टर 15 लाख रुपया सन एजुकेशन के लिए, 15 ईयर आफ्टर 20 लाख रुपया मैरिज वगैरह के लिए, और आफ्टर 20 ईयर मुझे 50 रुपया रिटायरमेंट। तो मेरे गोल फंड के अनुसार ये गोल सही है क्या? और मेरे सवाल ही और है मैडम, ये मेरा कोटक ऑपरेटिव फंड कैसा है? जी तो पूजा चंद्रमोहन जी जो है सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो के बारे में राय लेना चाहते हैं कि जो फंड्स का उन्होंने सिलेक्शन किया हुआ है, क्या उनके जरिए वो अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे? क्या सलाह देना चाहेंगे आप इन्हें? जी देखिए चंद्रमोहन जी, नॉर्मली जब हम फंड्स की बात करते हैं ना, तो उसमें फंड का जो सिलेक्शन किया है आपने, फंड का सिलेक्शन अच्छा है, लेकिन जब हम गोल्स की तरफ बात करते हैं तो गोल्स अगर लॉन्ग टर्म है तो हम आसानी से वो मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म कोई गोल है तो लार्ज कैप कैटेगरी का एक फंड होना बहुत जरूरी है, हम समझते हैं इस बारे में। तो क्योंकि आपने जो 4 गोल्स मेंशन किए हैं, काफी क्लैरिटी है आपके गोल्स में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कैलकुलेट किया आपको चारों गोल्स के लिए, जो आपका फर्स्ट गोल है 7 साल के टाइम होराइजन में आप एक 8 लाख की राशि चाहते हैं, उसके लिए आपको मिनिमम 6,500 की SIP लगेगी। जो दूसरा गोल है आपके सन एजुकेशन के लिए 20 लाख की राशि चाहते हैं, उसके लिए आपको मिनिमम 7,500 की SIP लगेगी। 20 लाख की राशि चाहते हैं आप 15 साल बाद शादी के लिए, उनके बच्चों की शादी के लिए, उसके लिए आपको मिनिमम 4,000 की SIP लगेगी। और रिटायरमेंट कॉर्पस आप चाहते हैं जो 50 लाख की राशि 20 साल बाद, उसके लिए आपको मिनिमम 5,000 की SIP लगेगी। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं आपका SIP अमाउंट बनता है 23,000 के आसपास, 23 से 25,000 की SIP आपको लगेगी सारे गोल्स को आपको मीट करने के लिए। क्योंकि आपका करंट SIP अमाउंट कुछ 6,500 के आसपास है, मैं समझती हूँ आपको SIP अमाउंट बढ़ाना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। क्योंकि जैसे आप देखते हैं और थोड़ा बहुत समझते होंगे, अब ये म्यूचुअल फंड में किस तरीके से होता है कि हम जितना जल्दी प्लान आउट करते हैं उतना SIP अमाउंट कम शुरू करना होता है। जितना हम गोल के नजदीक आ जाएंगे ना, उतना ही हमें SIP अमाउंट बढ़ाना होगा। तो जितना हो सकता है आप SIP अमाउंट बढ़ाइए। जो फंड्स की बात करते हैं, HDFC मिड कैप अच्छा फंड है, कंटिन्यू करें। बैलेंस फंड में जैसे आपने भी पूछा SIP करना ठीक रहेगा या नहीं, मैं समझती हूँ आप लमसम जो डालना चाहते हैं, एक्स्ट्रा लमसम 1 टाइम जो पैसा डालना चाहते हैं, उसको आप बैलेंस फंड में डालिए। SIP आप बैलेंस फंड में स्टॉप करके एक लार्ज कैप फंड में शुरू कर रहे हैं, जैसे SBI ब्लू चिप फंड में आप शुरू कर सकते हैं। कोटक अपॉर्चुनिटी, जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मल्टी कैप की कैटेगरी में थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मिंग है पिछले 1 साल के अंदर, 1-2 साल के अंदर में उसका थोड़ा परफॉर्मेंस नीचे रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप उसको स्विच कर लें, आप एक दूसरा मल्टी कैप चूज कर सकते हैं। जैसे एक्सिस मल्टी कैप फंड एक बढ़िया कैटेगरी, मल्टी कैप कैटेगरी में एक बढ़िया फंड है, तो उसमें आप कंटिन्यू करें। और आपका जो 20 साल या ऐसा कुछ गोल है तो एक स्मॉल कैप भी आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा SIP अमाउंट बढ़ाना है तो हमें दूसरी कैटेगरीज को भी शामिल करना होगा, तो उसमें आप रिलायंस स्मॉल कैप को शामिल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप लमसम बात करते हैं तो आप बैलेंस फंड में डेफिनेटली उसको आप बने रहें, बैलेंस फंड में आप लमसम निवेश कर सकते हैं। हर एक SIP को आपको ट्रैक करना जरूरी है, फॉलो करना जरूरी है, और जब आपका गोल नजदीक आए उसमें से आप 6 महीने पहले ही आप उसमें से एग्जिट ले लें, ताकि आप उसका अच्छा खासा प्रॉफिट आप एंजॉय कर सकते हैं।
तो चंद्रमोहन जी, आपको सबसे पहले जो अपना SIP अमाउंट बढ़ाने की यहाँ पर जरूरत है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र सिंह, जो जुड़े हैं जम्मू से। बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी आपका। आपका सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ जी। मैम। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैम मैं। जी। तो मैम मेरी जो मंथली इनकम है 35,000 रुपया। तो मैम पिछले साल मैंने 2017 में एक SIP स्टार्ट की थी HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में। तो इसी साल मैंने एक और SIP स्टार्ट की है मई में रिलायंस स्मॉल कैप फंड में। तो मैम ये मैं अपनी बेटी की मैरिज और एजुकेशन के लिए चाहता हूँ, और ये इसकी अवधि 15 साल है मैम। जी, और आपका लक्ष्य क्या है? मैम ये अपनी बेटी की एजुकेशन और मैरिज के लिए मैम ये मैंने की है। और कितना पैसा आप इकट्ठा करना चाहते हैं? मैम ये लगभग 30 लाख तक मैम मैं चाहता हूँ कि 30 लाख तक हो जाए। मैम क्या ये फंड ठीक है, या मैम इसके लिए मेरे को एक SIP और मैं चाहता हूँ कि मैं वो शुरू करूँ। तो पूजा, क्या सलाह इन्हें आप देना चाहेंगी? अपनी बेटी की पढ़ाई और उसकी शादी के लिए जो है ये फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, और करीब करीब 30 लाख रुपया जो है इनका लक्ष्य है इकट्ठा करने का। इनफैक्ट पल्लवी, मैं खुद यही सवाल पूछना चाहती थी जो आपने इन्हें पूछा है, जो बहुत अच्छा किया आपने ये क्वेश्चन पूछा इनसे। वीरेंद्र जी, ये जानना हमें बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कितना अमाउंट चाहते हैं। क्या होता है, हर इंसान का मैरिज गोल, बच्चे के लिए जो मैरिज का पैसा जो रखना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई के लिए जो पैसा रखना चाहते हैं वो डिफर करता है। तो वो दोनों के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए, और दोनों की टाइम होराइजन जो अवधि होगी उसमें भी थोड़ा बहुत समय होगा। जैसे अभी 15 साल का आपने समय दिया, तो मैं समझती हूँ एजुकेशन के लिए होगा, और शादी के लिए शायद और 5 साल का आपको टाइम होगा। तो उन दोनों के लिए स्पेसिफिकेशन आप एक टाइम होराइजन नक्की करें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जैसे अभी आपने मेंशन किया कि आप 30 लाख की राशि चाहते हैं, तो उसको अगर 15 साल के हिसाब से देखा जाए तो आपको 6,000 की SIP लगेगी। हम आपके तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ जानी मानी फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे भी जुड़ी हुई हैं। तो अब हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। प्रदीप कुमार जुड़े हैं मुरादाबाद से। प्रदीप जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरी जो पैसा SIP चल रही है SBI ब्लू चिप में जी 5,000 रुपये पर मंथ की जी, और एक मेरी ब्लू चिप ICICI में चल रही है, वो भी 10,000 पर मंथ की है। और एक मैंने डिविडेंड प्लान ले रखा ICICI डायनेमिक्स करके जी जी 2 लाख का। अभी तो उसकी जो मार्केट कॉस्ट है 1,82 हो गई है। तो अभी इसके रिगार्डिंग मुझे थोड़ा बताइए कि मैं इसमें बना रहा हूँ या डिविडेंड बनेंगे। तो पूजा जी, प्रदीप जी के पास जो है कुछ फंड्स हैं जिनमें उनकी SIP जो है वो चल रही है। उसके अलावा ये जानना चाहते हैं कि ICICI प्रू डायनामिक में इन्होंने 2 लाख जो एक मुश्त लगाई हुई थी रकम, जो 1,82 तक पहुंच गई है, तो क्या इसमें बने रहना चाहिए? जी, देखिए प्रदीप, आपकी जो 33 इयर्स है, अभी आपने जो SIP शुरू कर रखी है, सबसे पहले आपको गोल्स डिसाइड करने, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि गोल्स आपके कौन से हैं, और उस हिसाब से SIP अमाउंट हम डिसाइड करते हैं। क्योंकि आपने सिर्फ स्कीम्स के बारे में बात कर दी है, तो हम स्कीम्स के हिसाब से अगर आपको रिव्यू दें तो SBI ब्लू चिप एक लार्ज कैप फंड है, आप उसमें डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। हम पोर्टफोलियो में कहते हैं नॉर्मली एक लार्ज कैप फंड होना बहुत जरूरी है, तो वो आप ले लें। जो iPru का लॉन्ग टर्म इक्विटी है वो एक टैक्स सेविंग फंड है, क्योंकि ELSS है, आपने ATC डिडक्शन को दिमाग में रखते हुए इस फंड में निवेश किया होगा, तो वो भी अच्छा फंड है, उसमें भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 5,000 पर मंथ मतलब 60,000 सालाना आप ATC डिडक्शन के लिए आप उसमें निवेश किया होगा आपने, तो उसमें डेफिनेटली आप कंटिन्यू करें। जो डायनामिक फंड है, अब आपको पूरा नाम, या तो ICICI का डायनामिक प्लान जो था वो अब एक मल्टी एसेट फंड हो गया, एक मल्टी कैप फंड हो गया, और दूसरा एक डायनामिक बॉन्ड फंड है। तो ये कौन सा है आपको ये ध्यान में देना है। अगर वो डायनामिक प्लान है जो अभी एक मल्टी कैप फंड हो गया है, तो क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, थोड़ा कैटेगराइजेशन हुआ है, इस वजह से वो थोड़ा बहुत नीचे होगा अभी। और क्योंकि आपने जैन में ही खरीदा हुआ है, और जैन में जिस हिसाब से मार्केट्स
हाई पे थी, अभी थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस आई हैं, इसके लिए आपकी वैल्यूएशन थोड़ी नीचे होगी। तो आपको इसमें बने रहना बहुत जरूरी है। इक्विटी फंड में डेफिनेटली आपको मिनिमम 5 साल देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने मेंशन कि आप 1 साल के लिए निवेश करना चाहते थे। मैं सजेस्ट करूंगी 1 साल के लिए आप इक्विटी ना चूज करें, आप कोई भी लिक्विड फंड में आप बने रह सकते हैं अगर 1 साल के अंदर आपका होराइजन है तो। अगर लंबा होराइजन है तो ही आप इक्विटी फंड में निवेश करें। फिलहाल के लिए अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो बेटर है, ताकि आप उसको लॉस में ना निकालें। और आपके जो भी स्कीम्स आप डिसाइड करो, आप गोल पहले डिसाइड करें और फिर स्कीम्स का चुनाव करें। तो उम्मीद करते हैं प्रदीप जी आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आईसीआईसीआई प्रू डायनामिक में अभी कुछ समय तक जो है बने रहने की सलाह जो है पूजा दे रही है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठा प्रजापति हैं भिलाई से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपका सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, एक्चुअली जो मैं 42 ईयर्स का हूँ। हेलो जी जी, आपका सवाल पूछिए। जी मैम, गवर्नमेंट अप्लाई हूँ मैं 5 को सेंड किया था। SBI ब्लू चिप है मैम, जिसमें 3000 पर मंथ की मेरे SIP है। मेरा ही ब्लू चिप है मैम, जिसमें 3000 की SIP है। और LNT मिड कैप है, LNT है मैम, जिसमें 3000 का है। और एक नया अभी स्मॉल कैप लिया हूँ मैम जी, तो जिसमें 2000 पर मंथ का है मेरा। मैम मेरा ये 15 से 22 साल का रिटायरमेंट है, उसके लिए मेरे को 2 करोड़ के टारगेट चाहिए। तो क्या मैम मेरे फंड सही है और इससे मैं अपने अचीव कर पाऊंगा अपना खाते? जी बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको जो है राय जरूर मिलेगी। पूजा रिटायरमेंट के लिए जो है ये 3 करोड़ रुपए का फंड चाहते हैं और इसके साथ साथ अपने पोर्टफोलियो पे भी जो एक राय चाह रहे हैं। क्या सलाह देंगे इन्हें आप? जी जी, देखिए वशिष्ठ जी, आपका पोर्टफोलियो काफ़ी आपने मतलब अच्छी तरीके से उसको शुरुआत कर ली है आपने, और आपके गोल्स भी आपने मेंशन किया, हमने इन्फ्लेशन काउंट करके उसको कैलकुलेट किया है। तो बहुत अच्छी बात है, आपने ये एज से शुरुआत कर ली है और काफ़ी क्लैरिटी है आपके गोल्स में। जब गोल्स की बात की जाए, जो पहला गोल है 25 लाख की राशि चाहते हैं आप 10 साल बाद, मिनिमम 10,500 की SIP लगेगी आपको, आप नोट डाउन करें। दूसरा गोल है आपको 50 लाख की राशि चाहते हैं आप 15 साल बाद, मिनिमम 10,000 की SIP लगेगा आपको इस गोल के लिए। और जो मेजर इंपॉर्टेंट आपका जो टारगेट है रिटायरमेंट गोल, 3 करोड़ की राशि चाहते हैं आप 22 साल बाद, उसके लिए मिनिमम आपको अभी से 14,500 की SIP लगेगी। तो टोटल SIP 35,000 है, तो आपको SIP अमाउंट बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे वरिष्ठ जी आपको जो आपका SIP अमाउंट जो है वो थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। पूरा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही, लेकिन आगे भी जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।